एक औरत की हैरत अंगेज सच्ची कहानी। मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह से याद है जब मेरे पापा ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। मेरी माँ खून के आंसू रोती हुई मुसलमानों को बद्दुआएं देती जा रही थी, लेकिन 18 साल की उम्र में भी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर मेरे पापा खुदकुशी की है तो मेरी माँ मुसलमानों को क्यों बद्दुआएं दे रही थी। मुझे मेरे पापा से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन मैं छोटी थी और फिर बड़ी हो गई, सब भूल गई जब उस घटना को 10 साल गुजर चुके थे और मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। सबसे पहला ख्याल तो मुझे उस बक्से का आया जो अजीबो गरीब किस्म की थी। ये कैसा बक्सा था जिसमें मेरी माँ कपड़े रखती तो धुले हुए निकलते और प्रेस करे हुए निकलते, कच्चा खाना रखती तो पका हुआ मिलता और इस तरह बहुत सारे अधूरे काम पूरे हो जाते। उस बक्सा से जिस कमरे में वह बक्सा था वहाँ किसी को जाने की सख्त मनाही थी। घर में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी रहती थे। मेरी मम्मी शाम को आरती के बाद उस कमरे में माला जपा करती थी, खुद को अंदर बंद कर देती थी और इसी तरह हर रात करती थी। मुझे तो यही लगता था कि वह पूजा पाठ कर रही है, लेकिन जब उस कमरे का राज खुला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे मालूम ही नहीं था कि उस वक्त में ऐसा कुछ, बचपन में मुझे ये सब कुछ खूबसूरत सा एहसास लगता था कि बक्सा में इस तरह का कुछ होता है। मुझे लगता था कि मेरी माँ हर रात पूजा पाठ और माला जपा करती है और भगवान की आस्था में इतनी लीन हो जाती है। ये सब उसकी शक्ति से होता है। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा ख्याल अब वह छोटा सा दिमाग नहीं रहा था जो आसानी से उस बात को कबूल कर लेता। मैं अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन जो कि बक्सा में हर वक्त ताला लगा होता था और कमरा भी बंद होता था, इसलिए मुझे मौका नहीं मिलता था। एक रात जब मम्मी पूजा पाठ करने के लिए कमरे में आ गई तो शायद गलती से उन्होंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। मैंने चुपके से झांका दरवाजे से तो देखा मम्मी ने बक्सा खोला और उसके अंदर घुस गई। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि मम्मी बक्से के अंदर क्यों चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर में इंतज़ार करती रही कि मम्मी बक्से से बाहर निकलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तकरीबन आधा घंटा निकल जाने के बाद मुझे ये चिंता हुआ कि कहीं मेरी मम्मी बक्से के अंदर दम तो नहीं घुट गया, कहीं मम्मी मर तो नहीं गई। लेकिन जैसे ही मैंने बक्सा खोला तो वहाँ मेरी मम्मी थी ही नहीं। बक्से के अंदर देखकर मेरा तो सर ही चकरा गया, क्योंकि मैंने खुद अपनी माँ को बक्से के अंदर जाते हुए देखा था और बाहर आते हुए नहीं देखा। अजीब बात थी कि मम्मी बक्से के अंदर गई और गायब हो गई। रात को दूसरे पहर में पागलों की तरह खड़ी हुई थी बक्से के सामने और सोच रही थी कि मम्मी कहाँ गायब हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे महसूस हुआ कि कहीं मैं भी अपनी मम्मी की तरह गायब ना हो जाऊं। मैं वहीं पर बैठी रही। तकरीबन 3 घंटे में वहाँ बैठी रही और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं वहाँ से चलकर अपने कमरे में आ गई और डर के मारे कांपने लगी। इतनी छोटी नहीं थी, 18 साल की लड़की थी, लेकिन फिर भी मैं इंसान थी और बेहद डरी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे आवाज़ आई तो कमरे की तरफ भाग गई। मम्मी बक्से से बाहर निकल रही थी। मंदिर में आते ही आवाज़ होने लगी। मम्मी अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया। पापा के मरने के बाद मम्मी बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। मुझसे कोई बात ना करती थी। ज़रूरत की बात के अलावा हमारे बीच में कोई बात नहीं होती थी। मैं समझती थी कि ये पापा का मौत का सदमा है जो मम्मी को लगा है और वह चुप होकर रह गई है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं बक्सा का राज जान कर रहूँगी। क्या आखिर में ऐसा क्या है? मम्मी से पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था। यह तो वह मुकर जाती हैं या फिर चुप रहती। एक रात मम्मी के बुआ का बेटा का मौत की
खबर आई तो वह वहाँ से चली गई। मेरे पास यही एक मौका था। बक्सा का राज जानने के लिए मम्मी के जाने के बाद मैं उठ कमरे में आ गई। कमरा तो खुला हुआ था लेकिन बक्सा में ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी जरूर मम्मी के कमरे में होगी। मम्मी के कमरे में गई और तमाम कमरा खंगाल डाला। फिर मुझे फ्रिज के ऊपर चाबी मिल गई। मैं कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बक्से के पास आई तो मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत की और बक्सा का ताला खोल दिया। मैंने देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। बक्सा बिल्कुल खाली है और मैं ये देखकर हैरान हो गई कि आखिर क्या माजरा है। मैं दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि मुझे नीचे से कोई आवाज़ आई, रीना आ जाओ। नीचे ये एक मर्दाना आवाज़ थी जो मुझे बक्से के नीचे से सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई और सर पर आसमान गिर गया। आखिर ये कौन था जो मेरी मम्मी का नाम पुकार के उसे बुला रहा था? पर मैं बुत बनकर खड़ी रही। फिर मुझे गौर करने पर महसूस हुआ कि बक्से के नीचे कुछ तख्त सा रखा हुआ है। मैंने वह तख्त उल्टा करके देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पर नीचे के साइड कुछ खुला हुआ था, यानी कि बक्से के अंदर एक तहखाना था। वह आदमी जो मेरी मम्मी का नाम पुकार रहा था, वह शायद जवाब न मिलने पर चला गया। मैंने सीढ़ियों से थोड़ा सा झांक कर देखा तो एक आदमी वहाँ पर चारपाई डालकर सो रहा था। मैं बहुत तेज डर गई और उस बक्सा को बंद कर दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं सोचकर परेशान थी कि आखिर ये आदमी कौन है। मेरी मम्मी रोज़ाना पूजा पाठ के बहाने कमरे में जाकर क्या करती है? मेरे दिमाग में गलत किस्म के ख्याल आने लगी थी। मम्मी के तरफ से मेरे पापा मेरी मम्मी एक दूसरे के बेइंतहा मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे। और मैं हैरान थी कि पापा के जाने के बाद मम्मी जिंदा कैसे थी। वह बीमार हो गई थी तो मुझे लगा कि पापा की जुदाई में बीमार हो गई है, लेकिन आज बक्से के नीचे तहखाने में एक आदमी को देखकर मेरा गर्व टूट गया था जो मेरी मम्मी पर था। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी मम्मी जवान और खूबसूरत होने के बावजूद दूसरी शादी नहीं की। मुझे लगता है कि ये सब उन्होंने पापा की वजह से किया, यानी उनकी मोहब्बत में वो बेवफा होकर बैठ गई और वह दूसरी शादी नहीं की। लेकिन आज कुछ मैंने देखा, उसके बाद मेरी माँ जैसी एक ही लम्हे में मेरी नज़रों से गिर गई थी। ये एक आदमी कौन था जिसे मेरी माँ ने तहखाने में छुपा रखा था? और न जाने कितने सालों से मैं उस आदमी से बहुत ज़्यादा खौफ में थी। इसलिए तहखाने में नहीं, लेकिन मैं अपनी मम्मी का इंतज़ार करने लगी कि वो आए तो मैं उनसे सवाल करूं। उसने मेरे बाप को धोखा क्यों दिया? इतने साल मुझे धोखे में क्यों रखा? मेरी मम्मी सारा दिन वहाँ रहीं और रात को वापस आई। उन्होंने आते ही खाने का पूछा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अजीब नज़रों से उन्हें देखने लगी। क्या बात है रिया, ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे मेरा जी अंदर से महसूस कर लिया था। मेरे अंदर गुस्सा भी भरा हुआ था और दुख भी। मैं आज तक आपको सती सावित्री समझती थी, लेकिन आज मेरा ये भ्रम टूट गया है। मैं जैसे फट पड़ी थी अपनी मम्मी के सामने। क्या हो गया रिया, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मम्मी ने परेशान होकर पूछा। ये तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि आप क्या कर रही हैं। इतने सालों से मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आज तक समझती थी कि आपको मेरे बाप से बेहद मोहब्बत है, इसलिए आपने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन आज आपकी मेरी नज़रों से गिर चुकी हैं। मम्मी ने चीखते हुए कहा, मुझे आज भी तुम्हारे बाप से बेहद मोहब्बत है। उसी के नाम पर जिंदा हूँ। क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? नज़र आ गया है मुझे, अब सब कुछ साफ हो गया है। मैंने गुस्से में कहा, क्या नज़र आ गया है तुम्हें? मुझे भी बताओ, मम्मी ने परेशानी से पूछा। काफ़ी हद तक तो मुझे लग रहा था कि वह समझ गई हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ।
मुझे वह आदमी नज़र आ गया है जिसको आपने बक्से के नीचे तहखाने में छुपा रखा है और मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। आपके कमरे में रोज़ाना रात को आप कमरे में जाती हैं माला जाप करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, कि आप उस आदमी के पास जाती हो? आप मुझे बता दें कि कौन है वो आदमी। मैंने कहा तो मेरी माँ फटी फटी नज़रों से मुझे देखने लगी। तुम्हें कैसे पता चला बक्से के नीचे वाले तहखाने का, और तुमने कहाँ से देख लिया उस आदमी को? मम्मी ने हैरत से पूछा। मैं पहले बच्ची थी मम्मी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ कि आप मुझे कोई भी कहानी गढ़कर सुना देंगी और मैं यकीन कर लूँगी। बचपन में तो मैं बक्से को देखकर खुश होती थी कि शायद एक जादुई बक्सा है, या फिर उसमें जो कुछ भी हो रहा है वह काफ़ी पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक कपड़े डालो तो धुल कर निकलते हैं, इस्त्री होकर निकलते हैं, सब्जियां रखो तो पकाई हुई निकलती है। ऐसे लगता था कि कोई जादुई चमत्कार है सब कर रहा है आपकी पूजा पाठ की वजह से। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी माँ ने वहाँ पर किसी अजनबी को रखा हुआ है। मुझे बता दें कि कौन है वह आदमी, मैंने गुस्से से कहा तो मेरी मम्मी सर पकड़कर बैठ गई। तुमने बक्सा क्यों खोली और तुम्हें चाबियाँ कहाँ से मिली? मम्मी ने सवाल किया। मैंने कहा, मम्मी अब मैं बच्ची नहीं हूँ कि उन कहानियों पर यकीन कर लूँगी जो आप मुझे बचपन से सुनाती आ रही हैं। बक्से के बारे में एक जादुई बक्सा मेरी अगली उस बात को तसल्ली नहीं कर रही थी, इसलिए मैं उसकी खोज में लग गई। लेकिन जो राज खुला उसके बाद तो मैं खुद से ही नज़र नहीं मिला पा रही हूँ। मैंने गुस्से से कहा, तुम गुस्सा मत करो, आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाती हूँ। मम्मी ने मुझे कंधे से पकड़कर चारपाई पर बिठाया। मैं जिद करने लगी, तहखाने में मौजूद आदमी कोई और नहीं, तुम्हारा बाप है। मेरी मम्मी ने कहा तो मैंने उस बात का यकीन नहीं उठाया। झूठ बोल रही हो, आप मेरे बाप ने आज से 10 साल पहले खुद को फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। छुपाने के लिए आप ऐसा कह रही हैं। मैंने खुद को अपने बाप की लाश को देखी थी, जिसका अर्थी मैंने खुद ही सजाया था, और उनकी चिता में आग मैंने खुद ही लगाई थी। उनकी अस्थियों को मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। आप कैसे कह सकती हैं कि वह आदमी मेरा बाप है? मुझे माँ की बात पर यकीन नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तुम्हारे बाप ने खुदकुशी नहीं की थी, वह सब एक ड्रामा था जो मैंने और तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बाप की जान बचाने के लिए रचा था। मम्मी के उस हैरत अंगेज़ बात पर हैरान हो गई। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने खुद लाश देखी थी अपने बाप की। मैंने कहा, तुमने जो लाश देखी थी, जो असल में लाश नहीं है, एक पुतला था जिसे हमने फांसी पर लटकाया था। अब दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारा बाप मर चुका है ताकि कोई हमें परेशान न करे। मम्मी ने कहा तो मैं हैरत से उनका चेहरा देखने लगी। कैसे यकीन कर लूँ मैं आपकी इस मंतगढ़ंत कहानी का? और क्यों, क्या होगा पापा ने अपनी खुदकुशी का ड्रामा? मैंने पूछा, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो चलो मैं तुम्हारे बाप के पास तहखाने में लेकर चलती हूँ। तुम उन्हें खुद देख लो, वह खुद तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। मम्मी उठी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे तहखाने की तरफ ले जाने लगी। वह आदमी मेरा बाप नहीं है, कोई और है। मुझे अपने बाप की शक्ल याद है। मैंने मम्मी से उसके साथ चलते हुए कहा, तुम्हें अपने बाप की जवानी की शक्ल याद है? अब वह बूढ़ा हो चुका है। 10 साल के अंदर इतनी बदलाव तो आएगी ही ना, इसमें कि आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। मम्मी ने कहते हुए बक्सा खोली और मुझे तहखाने में ले जाने लगी। हम दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आए। हमारी आवाज़ सुनकर आदमी जागने पर उठकर बैठ गया और हैरत से मम्मी को देखने लगा। तुम्हारी बेटी को सब पता चल गया है कि अब वो खुद ही उसे सारी हकीकत बताओ, क्योंकि ये मेरा यकीन नहीं कर रही है। मेरी मम्मी ने मेरे पापा का नाम पुकारते हुए उस आदमी से कहा तो मैंने गौर से उस आदमी का चेहरा देखा। बाकी कोई और नहीं, मेरा अपना ही बाप था, जिसके चेहरे पर थोड़ी सी झुर्रियाँ और दाढ़ी के बावजूद मैं उसे पहली नज़र में पहचान नहीं पाई।
लेकिन गौर करने पर पहचान गई थी। मैं फटी फटी आंखों से अपने बाप को देखने लगी। मुझे उस मंजर पर यकीन नहीं आ रहा था कि 10 साल पहले मैं जिसे मरा हुआ समझ रही थी, आज जो मेरे सामने जिंदा खड़ा था। रिया मेरी जान, मेरे बाप ने कहते हुए लाड प्यार से मुझे अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, मैं आपकी बेटी क्यों, क्या आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा? आप जिंदा थे और मैं आपको मरा हुआ समझ रही थी। मैं 10 साल अनाथ एहसास में गुजार दिए। आपको अंदाज़ा भी है कुछ एहसास का आपको कि मैं आपकी मौत के बाद आपके लिए कितना 10 साल की बच्ची को अपने बाप से मोहब्बत करती थी, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। उसकी खुदकुशी का खबर सुनकर आप दोनों को कोई एहसास नहीं है कि आप दोनों ने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बताएं मुझे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। बताता हूँ मेरी बच्ची, बताता हूँ। हमने जो कुछ भी किया हमारी मजबूरी थी। तुम सारी सच्चाई जान जाओगी तो तुम्हारा गुस्सा उतर जाएगा। मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाया और अपनी कहानी शुरू की। मैं गांव की हवेली में गांव के मुसलमानों का नौकर था। मैं बहुत बहादुर था और बहुत ताकतवर था। मैं उनका बहुत खास नौकर था और वह सब मुझसे बहुत खुश थे। फिर एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें मेरी और हम सब की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी और मैं ज़िंदा होते हुए भी मर गया। मुसलमानों की बेटी, जैसे हवेली की बेटी कहा जाता था, वह एक रात मेरे पास आई। वह बहुत ही डरी हुई थी। उसका नाम शमा परवीन था। मैं अचानक शमा परवीन को अपने पास देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वह बहुत लाडली थी और उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन अचानक वो आधी रात को मेरे कमरे में आ गई तो मैं डर गया, क्योंकि अगर मुसलमानों ने उसे आधी रात को मेरे कमरे में देख लिया तो मेरी तो सामत ही आ जानी थी। छोटी बेटी, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आई हैं? अगर आपके भाइयों को ये आपको पापा को मालूम हो गया तो वह गलत सोचेंगे। मैंने परेशानी से कहा, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है। आज अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शमा परवीन की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। उसके हाथ में छोटा सा बैग था और उसने काला चादर पहना हुआ था, चेहरा छुपा रखा था। मरने की बातें क्यों करने हैं शमा परवीन? आपकी तो शादी होने वाली है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। मैं अदना सा गुलाम आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने शमा परवीन को कहा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। हवेली छोड़कर हमेशा के लिए अपने महबूब के साथ जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो। नहीं, बल्कि तुम मेरे साथ चलो ट्रेन में और मुझे शहर तक छोड़ दो। फिर आगे तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगी। मैं शैब नाम लड़के से मोहब्बत करती हूँ और वह शहर में इंतज़ार कर रहा है। वह हवेली नहीं आ सकता क्योंकि मेरे भाई उसे ख़त्म कर देंगे, इसलिए मुझे ही जाना होगा। शैब से मिलने के बाद हम दोनों शादी करके हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। बस तुम्हें ही मेरी इतनी सी मदद करनी है, मुझे उस तक पहुंचाना है। शमा परवीन की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वह जो कह रही थी मेरे लिए नामुमकिन नहीं था। छोटी बेटी, ये आप क्या कह रही हो? अगर आपके भाइयों को पता चल गया तो मेरे साथ साथ आपको भी जान से मार देंगे और आप ऐसा कदम उठाने जा रही हो। बेहतर है, आप ख़ानदान का इज्जत का मामला है। मैंने शमा परवीन को समझाते हुए कहा, लेकिन वह जिद्दी थी। मेरे भाई एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करवा रहे हैं ताकि मेरी जायदाद का हिस्सा उन्हें भी मिल जाए। और यही नहीं, वह बूढ़ा आदमी 4 जवान बेटियों का बाप है और बहुत ज़्यादा पैसे वाला है और उसने बहुत ज़्यादा पैसों का लालच भी दिया है मेरे भाई और मेरे बाप को, और उसी लालच में अंधे होकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। वह बूढ़ा आदमी अपने इलाके का सरदार है। वह मुझे शादी नहीं कर रहा है, यूँ समझ लो कि मुझे खरीद रहा है। मुझे शादी की बहुत
बड़ी बोली उसने लगाई है और मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लो। सारी उम्र तुम्हें दुआएं दूंगी। शमा परवीन ने फ़ौरन उसे अपनी चादर उतार कर मेरे कदमों में रख दी और फूट फूट कर रोने लगी। तो मैंने मुझे वाकई में उसका मुझसे बहुत दुख हुआ। 20 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसका शादी एक बूढ़े से किया जा रहा था। दौलत के लालच में हैरान था कि हमारे मुसलमानों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, जायदाद है, ज़मीन है, लेकिन उनकी लालच तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिर्फ इसलिए कि वो बूढ़ा आदमी पार्लियामेंट में मिनिस्टर था और हमारे इलाके के सरदार अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए उससे रिश्ता जोड़ना चाहते थे और इसलिए शमा परवीन जैसी मासूम और कमसीन लड़की का सौदा कर बैठे थे। शमा परवीन जो कह रही थी वह काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन मेरा दिल पिघल गया था उस मासूम को रोते हुए देखकर। वाकई उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। इसलिए मैंने हिम्मत की और उसे हौसला दिया और उसकी रेलवे स्टेशन तक लेकर आया। रात का पहर था, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। हम दोनों ट्रेन में बैठ गए और मैं शमा परवीन को उसकी मंजिल तक पहुंचा आया और वापस आया। लेकिन वापस आया तो हवेली में एक कोहराम बरपा था। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक नौकर ने बताया कि मुसलमानों ने मुझे शमा परवीन के साथ देख लिया है और वह मेरी जान लेने के घर पर है। मैं अपनी जान बचाने के लिए फ़ौरन अपने घर आ गया और तुम्हारी माँ को कहा कि सामान बांधो, हम यहाँ से निकलते हैं। तुम्हारी माँ ने कहा कि हम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएंगे, लेकिन मुसलमान हमें ढूंढ ही लेंगे। मेरे जहन में फ़ौरन खुदकुशी का आइडिया आ गया। हमने फ़ौरन एक पुतला सा बनाया और उसे फांसी लगा दी और सारे कमरे में आग लगा दी। बक्से के नीचे तहखाना पहले से ही मैंने बनवाया हुआ था किसी मकसद के लिए, लेकिन मेरे काम आ गया। तुम्हारी माँ ने रोना धोना शुरू कर दिया और पड़ोसी इकट्ठे हुए तो उन्होंने बताया कि मुसलमानों के खौफ से मैं खुदकुशी कर ली है। इस तरह से हम मुसलमानों से बच गए। तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। इसलिए हम किसी तरह 10 साल गुजार दिए। मुझे खाना पकाना आता था, इसलिए तुम्हारी माँ सब्जियाँ वगैरह बक्से में रखती थी और मैं अपने नीचे तहखाने में खाना तैयार कर देता था। कपड़े वगैरह भेजे तो वह इस्त्री कर देता था। कपड़े गांव वालों के होते थे जिनको धोकर इस्त्री करके हमें कुछ पैसे मिल जाते थे और हमारा गुजर हो जाता था, क्योंकि तुम्हारी माँ कमा नहीं सकती थी और मैं बाहर निकल नहीं सकता था। इसलिए हमने जादुई बक्सा वाला ड्रामा रचा। लेकिन मेरे बच्चे मेरे जो कुछ भी किया, मुझे उस पर ज़रा सा भी अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे फ़ख्र है। मैंने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बचा ली और सुना कि आज शमा परवीन बाहर मुल्क जाकर अपने पति के साथ बहुत खुश है और मैं खुश हूँ कि उसकी खुशियों का सबब मैं बना। मेरे पापा ने अपनी कहानी ख़त्म की तो मैं रोने लगी। रोते रोते उनके गले लग गई और उसने शिकवा किया, लेकिन पापा मैं तो छोटी सी बच्ची थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी बताते तो मैं भी आपसे मिलने यहाँ आ जाती। मैं रोते हुए कहा, मेरी बच्ची, मैंने ऐसा ज़रूर चाहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। कहा कि रिया छोटी बच्ची है, हो सकता है बातों बातों में बच्चों को या किसी बड़े को आगे राज खोल दी और हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाए, इसलिए हमने तुमसे छुपाया और हम इस वक्त इंतज़ार कर रहे थे कि तुम बड़ी हो जाओ तो हम तुम्हें सब बता देंगे, लेकिन तुम्हें पहले ही से पता चल गया। यकीन करो, हम दोनों तुम्हें बताने वाले थे। मैं छुप छुप कर तुम्हें देखा करता था। मेरे पापा ने कहा, अब अपने शमा परवीन की ज़िंदगी में तो खुशियाँ भर दी, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी तो तहखाने में गुजर गई। क्या आपको दुख नहीं होता इस बात का? आपकी आज़ादी ख़त्म होकर रह गई। मैंने पापा से कहा, बेटा तुमने वह कहावत तो सुनी होगी कि लोग वहीं जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के लिए करते हैं। भले भले मैंने 10 साल कैद में गुजार दिए, लेकिन शमा परवीन तो खुश है और यकीन करो उनके बाद में भी मेरा ज़मीर मुझे इत्मीनान है और मेरा दिल खुश है।
मैंने एक मजबूर लड़की पर जुल्म होने से बचा लिया। भले मुझे ज़िंदगी में आज़ादी ना मिली, लेकिन अपने भगवान के दरबार में मेरा सर ऊंचा होगा। जो मैंने किया, अगर शमा परवीन की शादी किसी अच्छे इंसान से हो रही होती, मैं हरगिज़ ऐसा ना करता। लेकिन मैं जानता था कि उसकी शादी नहीं हो रही, बल्कि उसका सौदा हो रहा है। और अब मैं आज़ाद हूँ। ज़्यादा मुसलमान इस बात को भूल चुके होंगे। 10 साल गुजर चुके हैं और हम तीनों ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, मेरे पापा ने कहा। और हम तीनों आराम से रातों रात गांव छोड़कर चले गए। आज हम शहर में एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मेरे पापा मजदूरी करते हैं। मैं और मेरी मम्मी उसी पैसों में गुजारा कर रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से पापा पर फख्र कर रहे हैं। उन्होंने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। सच कहते हैं लोग वहीं जहां में अच्छे होते हैं जो काम दूसरों के लिए करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।